बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दिशा कार्य आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग, उसकी केस स्टडीज लेकर आई हूँ। इस चैप्टर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत सारी इसमें टॉपिक्स है जिसमें से अनगिनत केस स्टडीज बन सकती है, चाहे वो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स हो, सिलेक्शन का प्रोसेस हो, स्टाफिंग प्रोसेस हो, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग मेथड्स हो एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मार्क, 4 मार्क, बड़ी बड़ी 6 मार्क्स की केस स्टडीज कैसे आ सकती है, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें हम आज यहाँ पे इस सेशन में कवर करेंगे। तो भाई इतना सारा कवर करना है तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत। यहाँ पे अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो चलो मैंने कीवर्ड्स वैसे तो हाईलाइट करके रखे थे, पर शुरुआत से हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेथड कभी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइटेड है। जाहिर सी बात है एग्जाम में हाईलाइटेड नहीं आएगा, बट मैं आपको क्यों हाईलाइट करके देती हूँ, सो दैट आप समझो क्वेश्चन क्या है, केस क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस व्हिच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपर्ली। मतलब इस क्वेश्चन में स्टाफिंग प्रोसेस का कोई तो एक ऐसा स्टेप है जो कि इस कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो भाई क्या गलती कर दी, कौन सा स्टेप परफॉर्म नहीं करा, चलिए केस में देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिशिंग कंपनी है, वो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की बहुत सारी किताबें बनाती है जिसकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी खासी है। अब उसके कारण उनके जो भी एम्प्लॉयज है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वो हमेशा यहाँ पे व्यस्त होते हैं। रेसिंग अगेंस्ट टाइम का मतलब ये है काम बहुत है, समय बहुत कम है, ठीक है, काम ज्यादा समय कम, तो उनके पास बहुत ज्यादा काम है और समय यहाँ पे कम पड़ जाता है। उसके कारण जो भी एम्प्लॉयज है वो ओवर टाइम काम करते हैं और साथ ही साथ छुट्टियों के दिन भी काम करना पड़ता है, तब जाकर वो लोगों की डिमांड को पूरा कर पाते हैं। ना ही एम्प्लॉयज बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर्स है वो भी काफी स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि एक एक मैनेजर को 2-2 टेरिटरीज यहाँ पे मैनेज करने दे दी गई है। अब ये स्ट्रेस के कारण डिससैटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स में बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो बेसिकली दिक्कत क्या है कि लोग कम है, काम ज्यादा है, उसकी वजह से एक व्यक्ति के ऊपर काम का बहुत ज्यादा बर्डन आ जा रहा है, बहुत ज्यादा काम एक व्यक्ति के ऊपर आ जा रहा है, और उसकी वजह से उनको देर रात तक काम करना, छुट्टियों पे काम करना, ऐसी नौबत आ रही है। और जाहिर सी बात है इतना ओवर काम करने से कोई भी व्यक्ति डिससैटिस्फाई हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, काम करने का मन नहीं करता एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत ये हुई है कि स्टाफिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टाफिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो कि है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वही हमने बेटा यहां पे ठीक से कंप्लीट नहीं करा है। टेक्निकली एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम करते क्या है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास काम कितना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, कि भाई हमारे पास कितना काम है, एंड देन हम करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस, कि भाई काम इतना है और लोग कितने हैं। देन हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस में करती हूँ, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास काम कितना है, उसके मुताबिक लोग कितने हैं, क्या हमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगर हाँ तो एक्स्ट्रा लोग लाना, अगर जितने लोग हैं उतने में काम आसानी से हो जाएगा तो हमें एडिशनल वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है, तो हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये चीजें नहीं करेंगे। अब ये कंपनी ने वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करा ही नहीं, उन्होंने ये अंदाजा ही नहीं लगाया कि जितना हमारे पास काम है क्या उतने लोग हमारे पास है, एंड फिर क्या हुआ, ज्यादा काम है कम लोग है, तो एक व्यक्ति पे डबल काम का बर्डन यहाँ पे आने लगा, एंड डबल काम करने की जरूरत पड़ने की वजह से एम्प्लॉयज काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड होने लगे। तो अगर आप ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स वाला स्टेप करते हो, तभी कंपनी में काम के मुताबिक आप एडिक्वेट एम्प्लॉयज को ला सकते हो, जितना काम उतने एम्प्लॉयज, तो ना किसी पे ज्यादा स्ट्रेस आता है काम का, और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पे फ्री आराम से बैठ सकता है। तो ये स्टेप है जो मिसिंग है, जो कि इस कंपनी को यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था।
ठीक है, चलो आगे जाते हैं बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगेन हमारा मेथड यहाँ पे सेम रहेगा चाहे हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द इंसेंटिव and explain its type which has been suggested by Mrs. Rajlakshmi to the CEO of the company। तो types of incentives जो है financial, non-financial, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है also explain any two other incentives of the same type। तो जो भी टाइप आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे उसके एनी अदर टू, मतलब एक इंसेंटिव तो यहाँ पे होगा, उसके अलावा एनी टू इंसेंटिव आपको यहाँ पे कहना है। एनी टू है मतलब कोई भी आप कह सकते हो सिवाय इसके। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मिसेस राजलक्ष्मी इज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट इन अ फर्म दैट मैन्युफैक्चर्स कॉस्मेटिक्स व्हिच इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी कंपनी में टिक नहीं रहा है, लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब ये तब होता है जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, आपकी कंपनी में काम करने में मजा नहीं आ रहा एंड सो ऑन। अब यही दिक्कत इस कंपनी में आ रही है कि लोगों में एम्प्लॉय टर्नओवर या एम्प्लॉयज का जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयज बार बार कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। अब इस कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने यहाँ पे राजलक्ष्मी से सजेशंस मांगे कि भाई आप ह्यूमन रिसोर्स के कंसल्टेंट हो, तो आप बताइए कि ये जो दिक्कत है वो हम कैसे सॉल्व करें। जो हमारे एम्प्लॉयज है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, हम उनको कैसे रिटेन करें, कैसे उनको रोके, कैसे कोशिश करें कि वो ज्यादा समय तक हमारी कंपनी में यहाँ पे काम करे और हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पे रिड्यूस हो सके। तो राजलक्ष्मी ने एक रिकमेंडेशन दिया, एक सजेशन दिया कि जो भी आपके अच्छे एम्प्लॉयज है, जो आपको लगता है कि हमारी कंपनी में कंटिन्यू होने चाहिए या हमारी कंपनी के एसेट है, आप उनको एक रिवॉर्ड दे सकते हो। एंड ऐसा रिवॉर्ड दो जो कि एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप एम्प्लॉयज में यहाँ पे लेकर आ सके। एंड साथ ही साथ एट द सेम टाइम वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने मन से करे। तो बेसिकली राजलक्ष्मी का कहना था कि एम्प्लॉयज को एक ऐसा रिवॉर्ड दो जिससे वो कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा ले ले, या उनको लगे कि यार ये मेरी कंपनी भी है, मैं भी एक तरीके से ओनर हूं इस कंपनी का। तो बेटा यहाँ पे जब मैं कहती हूँ ओनरशिप वाला इंसेंटिव, तो वो एक ही इंसेंटिव है। आप कंपनी के ओनर कैसे बन सकते हो? जब आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, क्योंकि हम हमेशा क्या पढ़ते आए हैं, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो एक ही बेटा ऐसा इंसेंटिव है जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफ अ कंपनी यहाँ पे ऑफर करता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो उस इंसेंटिव को हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, या तो काफी सारी किताबों में इसको को पार्टनरशिप या तो स्टॉक ऑप्शन भी कहा गया है। बेसिकली ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन में हम क्या करते हैं, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पार्ट ऑफ शेयर जहां पे ऑफर करती है, और वो भी काफी कम प्राइस जो मार्केट रेट में यहाँ पे चल रहा है। तो बेसिकली जब आप एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हो, शेयर्स खरीद के एम्प्लॉय एक ओनर ऑफ द कंपनी भी यहाँ पे बन जाता है, और वो ओनरशिप वाली फीलिंग आती है जहां पे हमें लगता है यार ये मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है और मुझे उसके लिए यहाँ पे मेहनत करनी है। तो जब हम कहते हैं कि भाई ओनरशिप वाली फीलिंग चाहिए, ओनरशिप वाला रिवॉर्ड दे दो, तो वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज स्टॉक ऑप्शन को पार्टनरशिप या ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और जाहिर सी बात है जब आप कंपनी के शेयर्स देते हो तो एक तरीके से आप उस एम्प्लॉय को एक मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हो, और इसीलिए ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ठीक है, कौन सा इंसेंटिव है, तो ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे टाइप भी जो है, दो ही टाइप है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब सेकंड सब क्वेश्चन क्या था कि जो भी टाइप आप आइडेंटिफाई करो उसके एनी टू अदर आप इंसेंटिव्स जो है या एनी टू अदर जो मेथड्स है वो आप बताइए। एक तो आप ऑलरेडी बता चुके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो एनी अदर टू आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे कोई भी दो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव लिख सकते हो, जैसे आप बोनस लिख सकते हो, पर्क्स लिख सकते हो, कमीशन लिख सकते हो, उसके अलावा रेम्यूनरेशन लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है,
तो आउट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप को छोड़ के एनी टू अदर आपको यहाँ पे लिखना है और उसको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एज ऑलवेज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन देते हैं सो दैट बच्चे इन क्वेश्चंस को समझे, प्रैक्टिस भी कर पाए और ये देख पाए कि क्या वो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड ये डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो भी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे उन बच्चों को यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर देना है। जो भी बच्चे सही जवाब देंगे दिशा मैम उनकी कमेंट को करेगी थम्स अप। ठीक है, चलो आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी देखिए ये थोड़ा सा एक 4 मार्क टाइप केस स्टडी है जहां पे लेंथी केसेस को यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय सीनोर एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू फिल अप द अबाउट स्टेटेड वैकेंसीज। मतलब उन्होंने नहीं बोला है कि इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप आइडेंटिफाई करो और हमको बताओ। ठीक है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आशीष जो है मार्केटिंग हेड ऑफ रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ सीनियर एंटरप्राइज है। मतलब टेक्निकली आशीष मार्केटिंग हेड है, रमन असिस्टेंट मैनेजर है, ज्योति जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और सीनियर एंटरप्राइजेस लिमिटेड है। अब ये तीनों ने मिलकर यहाँ पे कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लिया। कारण छोड़ दो, कारण कोई भी हो सकता है, बट ये तीनों कंपनी को छोड़ने वाले हैं, राइट। अब हुआ यूं, जो भी उस कंपनी के सीईओ है उन्होंने सबसे पहले ज्योति को बुलाया। ज्योति जो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजर थी, उन्होंने ज्योति से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप तो कंपनी छोड़ के जा रहे हो, तो ये कंपनी की जो पोजीशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे वेकेंट हो जाएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पोजीशन छोड़ने से पहले या आप कंपनी छोड़ो उसके पहले क्या आप ये पोजीशन खुद से फिलअप करके जा सकते हो। मतलब आप खुद से यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो काबिल है उसको इस पोजीशन पे यहाँ पे रख के जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया, मतलब ज्योति ने इन्फॉर्म किया कि उनकी जो सबऑर्डिनेट है मिस अलका पंडित, वो काफी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी है। तो ज्योति ने सजेस्ट किया कि हम क्यों ना अलका पंडित को यहाँ पे प्रमोशन करके, क्यों ना हम अलका पंडित को यहाँ पे प्रमोशन करके, मूव अप इन द हायरार्की मतलब क्या, प्रमोशन करके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यहाँ पे बना दे। ठीक है, सीईओ जो है तुरंत यहाँ पे मान गए और मिस अलका पंडित को यहाँ पे कीथ रिक्रूटर्स ने कांटेक्ट किया, जो कि मिस अलका पंडित जो है उसको यहाँ पे सीईओ ने प्रमोट किया और इस पोजीशन को दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ज्योति की पोजीशन की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन में हम तीनों पोजीशन को डिफरेंटली लिखेंगे सो दैट इजीली हम आंसर को आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। सबसे पहले अगर मैं ज्योति की पोजीशन की बात करूं, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजर थी, उसने यहाँ पे क्या किया, तो उसने कहा कि जो मिस अलका पंडित है आप उसको हायर अप इन द हायरार्की लाओ, मतलब एक तरीके से आप उसका प्रमोशन करो और उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बना दो। ठीक है, जब मैं प्रमोशन की बात करती हूं तो जाहिर सी बात है ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हुआ। ठीक है, अलका पंडित को प्रमोशन किया, प्रमोशन मतलब इंटरनल सोर्स हुआ। तो मैंने ज्योति की पोजीशन अलका पंडित को प्रमोट करके फुलफिल की, मतलब इंटरनल सोर्स से मैंने फुलफिल करी, बराबर। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं सेकेंड पोजीशन के ऊपर या तो सेकेंड पार्ट के ऊपर। अब मिस अलका पंडित यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन गए, तो अब उनका काम था बाकी पोजीशंस को यहाँ पे फुलफिल करना, क्योंकि पोजीशंस को फुलफिल करना, स्टाफिंग करना, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। तो मिस अलका पंडित ने यहाँ पे कीथ रिक्रूटर्स को यहाँ पे कांटेक्ट किया। कीथ रिक्रूटर्स ने ये पोजीशन की जो है, मतलब सीनियर लिमिटेड में जो मार्केटिंग हेड की जो भी पोजीशन है, ठीक है, मार्केटिंग हेड कौन था, तो आशीष। अब आशीष भी तो कंपनी छोड़ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कीथ रिक्रूटर्स को कहा हमें एक नई मार्केटिंग हेड की जरूरत है, और कीथ रिक्रूटर ने मार्केटिंग हेड इन सीनियर्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड ऐसी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे छाप दी। अब उन्होंने जो सूटेबल कैंडिडेट्स है उनको उन्होंने कॉन्टैक्ट भी किया। ठीक है, तो मैंने आशीष की पोजीशन
केथ रिक्रूटर्स के द्वारा यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है केथ रिक्रूटर्स कंपनी का इंटरनल तो है नहीं, तो मैं इतना पक्का कह सकती हूं कि यहाँ पे जो केथ रिक्रूटर्स है वो क्या है, तो एक एक्सटर्नल सोर्स है। एंड कौन से एक्सटर्नल सोर्स है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी जो कि हायरिंग का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक तरीके से प्लेसमेंट एजेंसीज कहते हैं। तो केथ रिक्रूटर एक टाइप ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज है जो कंपनी को हायरिंग करने में, स्टाफिंग करने में मदद करती है। जाहिर सी बात है कंपनी का ये काम होता है, कमीशन बेसिस पे कंपनीज काम करती है। ठीक है, अब दो पोजीशन तो हमने इस तरीके से फुलफिल करी। अब थर्ड पोजीशन की बेटा अगर यहाँ पे बात करें तो जो थर्ड पोजीशन है जो कि रमन की है, ठीक है। अब रमन एक असिस्टेंट मैनेजर थे, तो उन्होंने रमन की पोजीशन कैसे फुलफिल करी, बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशन लाइंग इन द ऑफिस। तो लोगों ने जो पहले अप्लाई किया था, कोई पोस्ट में रिजेक्ट हो गए थे या ऐसे ही एप्लीकेशन देके गए थे कि कोई नौकरी होगी तो बताना, उन एप्लीकेशंस को निकाला, उनमें से कॉलिंग यहाँ पे शुरू करी और लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाकर यहाँ पे हायरिंग करी। तो पुराने डेटाबेस से यहाँ पे हायरिंग करना या पुराने डेटाबेस को निकाल कर यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो जो हायरिंग करी उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम टेक्निकली यहाँ पे कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, तो प्लेसमेंट एजेंसी से हमने यहाँ पे आशीष की पोजीशन फुलफिल करी एंड कैजुअल कॉलर से हमने यहाँ पे रमन की पोजीशन फुलफिल करी। कैजुअल कॉलर्स में भी जाहिर सी बात है ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम बाहर से ही व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको यहाँ पे हम यूज करके पोजीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे ज्योति की पोजीशन इंटरनल सोर्स प्रमोशन से फुलफिल की गई, प्लेसमेंट एजेंसी से आशीष की पोजीशन फुलफिल की गई जो कि एक एक्सटर्नल सोर्स है, एंड रमन की पोजीशन भी एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि कैजुअल कॉलर्स है उससे यहाँ पे फुलफिल करी गई। इंटरनल सोर्स दो ही है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, बाकी सारी सोर्सेस यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस में आते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एडवाइज द कंपनी अबाउट एनी 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट डिस्क्राइबिंग ईच इन अबाउट 20 वर्ड्स दैट मे बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द डिजायर्ड टेक्नीशियंस। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें से एनी 3 आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि राधिका गारमेंट्स लिमिटेड जो है यहाँ पे लेडीज डिजाइनर सूट्स बनाता है और उनकी खुद की ट्रेडमार्क है, मतलब टेक्निकली खुद का एक ब्रांड है, लोगो है, ट्रेडमार्क है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 2013-14 में कंपनी ने 30 सीनियर टेक्नीशियंस को यहाँ पे एम्प्लॉय किया, जो कि उनकी मशीन्स जो उन्होंने फ्रांस से इंपोर्ट करी थी उसके ऊपर यहाँ पे काम करके लेडीज डिजाइनर सूट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। जो भी उनके टेक्नीशियंस थे उनको प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर पे यहाँ पे अपॉइंट किया था। प्रोबेशन मतलब एक तरीके से टेम्पररी पीरियड होता है जहां पे कंपनी आपको, अगर आप अंडर परफॉर्म करते हो, अच्छे से काम नहीं करते तो कभी भी निकाल सकती है। ठीक है, तो ये सारे टेक्नीशियंस को 1 ईयर प्रोबेशन पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था और 10 दिन की ट्रेनिंग, 10 दिन की उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी गई थी, मशीन्स को इस्तेमाल करना सिखाया गया था और फिर काम पे लगाया गया था। अब यहाँ पे बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने गड़बड़ कर दी थी कंपनी ने, तो यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट किए गए थे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसमें से 30 लोग में से जो भी 10 लोग हैं उन्होंने खुद से नौकरी यहाँ पे छोड़ दी। 12 लोगों को कंपनी ने यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि वो अच्छे से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे और प्रोबेशन पीरियड पे थे। तो 30 में से 22 तो ऐसे ही चले गए, 10 ने खुद छोड़ दिया, 12 को कंपनी ने निकाल दिया, मतलब 22 लोग चले गए। 30 में से 8 बचे। 8 जन, जाहिर सी बात है 30 जन का काम तो कर नहीं सकते। तो अब कंपनी ने क्या सोचा कि अब हमें नए टेक्नीशियंस को सिलेक्ट करना है, बट पहले हमने गलती करी थी, सिलेक्शन प्रोसेस में सही लोगों को हम नहीं लेकर आए थे, इसीलिए ये नौबत आई कि वापस सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो भाई इस बार जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करके, सिलेक्शन टेस्ट को कंडक्ट करके फिर ही आपको करना है। तो आप कोई भी 3 टेस्ट यहाँ पे कंपनी को रेकमेंड कर सकते हो जो कि कंपनी यहाँ पे इस्तेमाल करके ये सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पे करे, राइट। तो इतनी सारी बेटा सिलेक्शन टेस्ट है, उसमें से कोई भी 3 आपको यहाँ पे लिखनी है, बट उसका एक्सप्लेनेशन 20 वर्ड्स में आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस टेस्ट या तो IQ टेस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आप यहां पे लिख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड है पर्सनालिटी टेस्ट, राइट। उसके बाद आप लिख सकते हो ट्रेड टेस्ट, कि भाई उन्होंने जो स्किल्स मेंशन करी है उनको कितनी आती है। एंड देन आप लिख सकते हो इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। अब याद रखना पांचों के पांच टेस्ट लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, एनी थ्री जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस का ना आंसर स्मार्टली आपको देना है। अब 5 टेस्ट है, उसमें से एनी 3 मुझे लिखना है। मुझे ये सोचना है कि कौन से टेस्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी या ज्यादा प्रॉपर कंटेंट में उसमें लिख पाऊंगी। आईक्यू है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें आप ज्यादा लिख पाओगे। मे बी ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट में आप शायद कम वर्ड्स यहाँ पे लिख पाओ। तो ऐसे टेस्ट को सिलेक्ट करो जिसका आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख पाओ। जब भी एनी 2 एनी 3 का ऑप्शन आता है उन्हीं पॉइंट्स को सिलेक्ट करो जिनका एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख पाओ, ठीक है। चलो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडी था भाई, एनी 3 टेस्ट बोल दिया तो आपके पास एक ऑप्शन सा आ गया, ठीक है। चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच फूड दरबार प्रोवाइड्स टू इट्स एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो है ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, ये आपको टाइप ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे हाईलाइट करना है, ओके। क्वेश्चन कहता है कि द एम्प्लॉइज ऑफ फूड दरबार अ रेस्टोरेंट आर ट्रेन्ड थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन ईच एरिया विद इन द रेस्टोरेंट। मतलब रेस्टोरेंट में जो मल्टीपल एरियाज होते हैं, रिसेप्शन अलग होता है, ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट अलग होता है, जो आपका कुकिंग डिपार्टमेंट है वो अलग होता है, बिलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ऐसे मल्टीपल एरियाज में हर एक स्टाफ को यहाँ पे ट्रेनिंग किया जा रहा है। जो भी ट्रेनिंग्स है वो सारे स्किल्स यहाँ पे नेसेसरी फॉर रनिंग ईच ऑफ द 12 वर्क स्टेशन यहाँ पे सीखता है। मतलब उनको एक चीज के लिए ट्रेन नहीं किया जा रहा है, हर काम जो इस रेस्टोरेंट पे होता है हर काम के लिए हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया जा रहा है। बेसिकली 12 वर्क स्टेशन है, 12 एरियाज है जहां पे वो रेस्टोरेंट काम करता है, और 12 के 12 एरियाज में हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, चाहे वो टेकिंग ऑर्डर्स हो, कुकिंग एरियाज हो, एक्सेट्रा। अब इससे क्या होता है, तो एम्प्लॉयज जो है एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ द रेस्टोरेंट, सारे काम को, सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे सीखते हैं और ये समझते हैं कि एज अ होल पूरा रेस्टोरेंट कैसे चलता है। मतलब एक डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिलती है कि पूरा रेस्टोरेंट जब चलता है तो कौन से काम किस तरीके से यहाँ पे होते हैं। जो भी ट्रेनिंग है फुली इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस होते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ उनको चांस मिलता है टू टेस्ट देयर ओन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। मतलब वो खुद को टेस्ट कर पाए कि वो कौन सी चीजें कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, उनमें क्या स्किल्स एंड सो ऑन। When employees are trained by this method, the organization finds it easier at the time of promotion, replacements और transfer। अब देखो आप एम्प्लॉय को हर एक काम की ट्रेनिंग दे दोगे तो उसमें अगर आपको प्रमोशन करना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को हर एक काम की इनफ नॉलेज यहाँ पे होगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो रेस्टोरेंट में बुलाकर उनको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो उतना तो पक्का है कि कोई वर्क प्लेस की बाहर ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और इसीलिए ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जहां पे मैं कहती हूं कि हर एक चीज को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, हर एक एरिया को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो वो एक ही तरीके से हो सकता है जब यहाँ पे जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेथड को फॉलो किया जाए। जॉब रोटेशन में एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में यहाँ पे काम दिया जाता है, रोटेशन दिया जाता है, सो दैट वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करके डिफरेंट एरियाज को यहाँ पे सीख सके। यही जॉब रोटेशन बहुत सारे बैंक्स में भी फॉलो होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टाइमली अलॉट किए जा सकते हैं, सो दैट वो हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज गेन करे, और कल उठ के जब आप ब्रांच मैनेजर बनो, बैंक मैनेजर बनो, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, फंक्शनिंग करता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और जब मैं कहती हूँ हर एक एरिया को यहाँ पे बारी बारी करके सिखाना है, तो दैट इज यहाँ पे जॉब रोटेशन मेथड, ओके। चलो आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच मनीषा हैज बीन आस्क्ड टू अंडरटेक। यहाँ पे भी टाइप ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो आपको मनीषा कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग लेने वाली है या उसको लेने कहा गया है ये बताना है, ठीक है।
केस कहता है कि मनीषा जो है फैशन डिजाइनिंग में एक कोर्स कर रही है जो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से वो कर रही है। अब उसके कोर्स का एक पार्ट है कि उसको एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यहाँ पे लेना है, मतलब टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको दी गई है कि भाई ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे लेनी है जो कि एक एक्सपोर्ट हाउस है और ये फोर्टनाइट के लिए आपको ये ट्रेनिंग लेनी है सो दैट आप यहाँ पे बहुत सारे जो प्रैक्टिकल चीजें होती है, थ्योरी में चीजों को समझना और प्रैक्टिकलिटी में उसको करना, इसमें डिफरेंस होता है। तो इसीलिए उसका जो इंस्टीट्यूट है उसने कहा कि भाई एक एक्सपोर्ट हाउस है, वहां पे आप जाके ट्रेनिंग ले लो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले लो सो दैट आप चीजों की प्रैक्टिकलिटी भी यहाँ पे सीख सको। मनीषा अपने रेफरेंसेस से यहाँ पे उसके जो भी सीनियर्स है उनसे रेफरेंस यहाँ पे मांगती है और ये एक्सपोर्ट हाउस को वहां पे ज्वाइन करती है जो कि अपकमिंग डिजाइनर नंदिता की ओनरशिप के अंडर है। मतलब वो इस एक्सपोर्ट हाउस में जाती है, ट्रेनिंग लेती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी या तो सब्जेक्ट जो वो सीख रही है फैशन डिजाइनिंग उसको यहाँ पे सीखती है। मेरे लिए एक बहुत सिंपल लॉजिक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, पहला कीवर्ड ये है। दूसरी चीज वो एक इंस्टीट्यूट में काम करती है, तो इंस्टीट्यूट के बच्चों को, कोई भी कॉलेज के बच्चों को, कोई भी स्टडी सेंटर के बच्चों को जो थ्योरी सीखा उसका प्रैक्टिकलिटी सिखाने के लिए बेटा कौन सी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जिसको हम कहते हैं इंटर्नशिप। कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट जैसे एमबीए कॉलेजेस है या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस है, कॉलेजेस है, उन सभी में बेटा इंटर्नशिप्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सो दैट बच्चे जो थ्योरी में सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी भी सीख सके और ये कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में ही अप्लाई होता है मेजरली। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। इंस्टीट्यूट कीवर्ड आया, ऑन द जॉब आया, कोर्स कर रही है उसके बीच में सीखना है आया, तो दैट इज इंटर्नशिप। ठीक है, चलो आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हो कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द वाला क्वेश्चन है। अब जब भी कोटिंग द लाइंस वाला क्वेश्चन आता है तो एक चीज याद रखना, इधर तुक्का और नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय सुनिधि बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। तो स्टाफिंग के कुछ कंसेप्ट्स है, एस्पेक्ट्स है जो सुनिधि ने ध्यान में रखे हुए हैं, कौन से हैं वो बताने हैं और स्पेसिफिक स्टेटमेंट के साथ बताना है कि यहाँ पे ये एस्पेक्ट है, यहाँ पे ये एस्पेक्ट है। ठीक है, तो कोटिंग द लाइंस वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं प्रॉपर स्टेटमेंट या लाइन को मेंशन करना कभी मत भूलना। ओके, क्वेश्चन कहता है कि सुनिधि runs a KPO in Gurgaon. The service provided by her firm includes all kinds of research and information gathering in fields such as financial market, medicine, animation and design. Sunidhi believes that the success of a company can be achieved mainly through people it chooses to employ. तो यहाँ पे ये जो है chooses, choose करना, ठीक है, तो चूज करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, तो जाहिर सी बात है जब मैं कहती हूँ चूज करना तो उसमें कौन सा स्टाफिंग का कंसेप्ट आया है, तो यस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो सुनिधि ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। और जाहिर सी बात है कोटिंग द लाइंस है तो आपको ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मेंशन करना है, सुनिधि बिलीव्स दैट से लेके चूजेस टू एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे chooses to employ। ठीक है, चलो आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट। therefore she aims to attract the best people, therefore she aims to attract the best people and provide them innumerable opportunities to enhance their knowledge and skills relevant to their position। तो जब मैं कहती हूँ लोगों को अट्रैक्ट करना तो कौन सा कंसेप्ट है जहां पे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वेकेंट पोजीशंस है उनके लिए अप्लाई करें, तो अट्रैक्ट करवाने का काम यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कंसेप्ट जो इस्तेमाल हुआ है वो रिक्रूटमेंट है और स्टेटमेंट आप यहाँ पे कौन सा लिखोगे, देयरफॉर शी एम से लेके अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल। ठीक है, देयरफॉर शी एम्स से लेकर अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल। ठीक है, और थोड़ा सा अगर गौर से आप देखोगे तो लास्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है,
and provides them innumerable opportunities to enhance their knowledge and skill relevant to their position. मुझे जो पोजीशन मिली है उसमें जो काम है वो मैं और सीख सकूं और उसमें नॉलेज गेन कर सकूं so that वो काम को और बेहतर तरीके से कर सकूं. ये कौन सा कंसेप्ट है मेरे दोस्त? एब्सोल्युटली ये यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग है. ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड चीज उन्होंने दी गई है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग में बेसिकली हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं उन स्किल्स में, उन काम में जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं सो दैट वो उसको और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके. तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा आएगा? एंड प्रोवाइड से लेके रेलेवेंट टू देयर पोजीशन. आपको जब भी स्टेटमेंट लिखना है ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी बेटा कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे लिखो, इन्वर्टेड कॉमर्स को बिल्कुल यहाँ पे मिस ना करो. तो ऐसे क्वेश्चंस पे स्टेटमेंट्स बहुत ही केयरफुली लिखना, इन्वर्टेड कॉमर्स को मिस नहीं करना, वरना इन 3 चीजों के लिए आपके हाफ मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं. ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट हाईलाइटेड थे जो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं. ओके, अब आती है बारी आपके बड़े 6 मार्क क्वेश्चंस की. 6 मार्क्स क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बट 6 मार्क क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि उसमें जो केसेस आते हैं वो काफी लंबे चौड़े स्टोरी टाइप आता है. अब इन केसेस में ऐसे होता है कि आप स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ते हो फिर आगे जाते हो तब तक स्टार्टिंग का भूल जाते हो. इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पे मेरा एक सजेशन होता है, सबसे पहले सेम मेथड फॉलो करो कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो. दूसरी चीज, जब आप केस को रीड कर रहे हो और अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसको नोट डाउन करके ले लो, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करो, फिर थर्ड का करो. पूरा केस एक साथ पढ़ा, फिर तीनों का आंसर लिखने गए, फिर सेकंड का नहीं मिल रहा, फिर वापस केस पढ़ा, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. और इसीलिए इस मेथड का मैं पर्सनली इस्तेमाल करती थी जो मेरे एग्जाम में टाइम बचाता था. बाकी भाई आप समझदार हो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली बच्चा क्वेश्चन की बात करें तो देखो इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस है. ठीक है, बड़ा केस है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स भी ज्यादा आते हैं ऐसे केस स्टडी में. 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द अबव केस व्हिच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज अटेम्प्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अमेजिंग किड्स. तो प्रिंसिपल ने एक टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट अटेम्प्ट किया है. अटेम्प्ट वो कौन सा है? ठीक है. सेकेंड, which limitation is discussed in the last part of the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट पार्ट में एक लिमिटेशन है वो बता दो. थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 2 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्वड इन द सेकंड स्कूल इन द अबव केस. मतलब 2 स्कूल का यहाँ पे एग्जांपल होगा. सेकंड स्कूल कोई तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, वो 2 सोर्स एनी 2 में से आइडेंटिफाई करो. ओके, पार्ट बाय पार्ट इसमें जाना. सबसे पहले प्रिंसिपल ने क्या अटेम्प्ट किया है वो देख लो. ठीक है, तो चलो भाई हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारे केस के ऊपर जाते हैं. केस की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस क्या कहता है कि इन अमेजिंग किड्स व्हिच इज अ स्कूल ऑफ रेप्यूटेशन द प्रिंसिपल हैज डिसाइडेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन. ही हैज प्लान टू प्रमोट some of the good performing teachers to the post of supervisors in their respective wings. The adjoining school, after knowing this, decides to do the same, but the school is new and there is no scope for filling the highest slots with the teachers of the school as all of them are new too. This school then goes for external source. External source छोड़ दो, last part limitation है छोड़ दो. पहले principal ने कौन सा यहाँ पे attempt किया है source वो बताओ. तो उन्होंने यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रमोट कर पोजीशंस को फिल करने की बात करी है. ठीक है, तो जब मैं कहती हूँ प्रिंसिपल ने कौन सा यहाँ पे अटेम्प्ट किया है तो भाई जो प्रिंसिपल है उन्होंने यहाँ पे इंटरनल सोर्स जो कि है आपका प्रमोशन उसको यहाँ पे अटेम्प्ट किया है अपनी वेकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए. ओके, अब मुझे जाना है फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पार्ट पे जिसमें एक लिमिटेशन गिवन है. उन्होंने कहां कौन सा क्वेश्चन है ये दे दिया है तो अच्छा है कि भाई पूरे केस में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. तो अब मैं जा रही हूं फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पार्ट में. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, अब इसके लास्ट पार्ट में एक लिमिटेशन गिवन है. क्या कहा गया है? द एडजॉइनिंग स्कूल आफ्टर नोइंग दिस डिसाइड्स टू डू द सेम. मतलब बाजू वाले स्कूल को पता चला कि हमारे बाजू वाला स्कूल प्रिंसिपल जो है प्रमोट करके वेकेंट पोजीशन फिल कर रहा है, चलो हम भी करते हैं.
लेकिन जब उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने भी प्रमोशन के इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो उनको रियलाइज हुआ कि हमारा स्कूल तो भाई नया है और हायर पोजीशंस फिल करने के लिए जो ट्रेन टीचर्स चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं। अब उनका स्कूल पुराना है, वो टीचर्स को प्रमोट कर सकता है, हमारा स्कूल नया है, सारे नए टीचर्स है, सारे फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं, तो हम तो प्रमोशन कर ही नहीं सकते ना बॉस। तो ये कौन सा लिमिटेशन है? जाहिर सी बात है, मुझे प्रमोशन का एक लिमिटेशन यहाँ पे बताया गया है, मतलब टेक्निकली मुझे ये समझना है कि मुझे इंटरनल सोर्स का एक लिमिटेशन बताया गया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरा स्कूल नया है, मतलब आप कह सकते हो कि इंटरनल सोर्स इज नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे सभी लोग नए होते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करा होता, परखा नहीं होता, तो प्रमोशन कर ही नहीं सकते भाई। तो इंटरनल सोर्स में प्रमोशन जो है नए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए बाजू वाला स्कूल नहीं कर पा रहा है इस्तेमाल उसका, राइट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रमोशन का तो इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, तो वो मजबूरन एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर गए। अब एक्सटर्नल सोर्स कौन से इस्तेमाल हुए वो बता दो। तो चलो, ये स्कूल प्रमोशन नहीं कर पा रहा है तो क्या किया उन्होंने, वो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि दे अप्रोच गवर्नमेंट ऑफिस फॉर दिस पर्पस। हियर इन दिस गवर्नमेंट एजेंसी लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज इज मैच एंड पीपल who are unemployed they get registered for skilled as well as unskilled jobs। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस को अप्रोच किया। अब एक्सटर्नल सोर्स में जो गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट जो काम करता है, जहां पे वो जॉब सीकर्स और जो लोगों को नौकरी की जरूरत है उनको यहाँ पे मिलाता है, वो एक ही है, एंड दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट सेटअप करता है सो दैट जो लोग यहाँ पे नौकरी की तलाश में हैं वो अपना डेटा, अपना रिज्यूम यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेकेंट पोजीशन फिल करना चाहता है, यहाँ पे मैचिंग रिज्यूम्स को लेकर उन कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट करके उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला सकते है। गवर्नमेंट शब्द आया तो एक ही आ सकता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, बट आपको दो लिखने हैं तो और एक तो भाई साहब आपको यहाँ पे ढूंढना ही होगा। ठीक है, आगे जाते हैं। They checked the data of people who applied for the jobs of teachers but were unable to make it. There was a chance that these people could be easily recruited since they were interested in the jobs last year। मतलब लास्ट ईयर जो भी डेटा आया था हमारे पास, जो लास्ट ईयर अप्लाई कर चुके थे बट तभी रिक्रूट नहीं हुए थे, अब हम उनको कांटेक्ट करना शुरू कर रहा है। मतलब मेरे पास जो डेटा बेस है उनको कांटेक्ट कर रही हूँ कि भाई आपने पहले अप्लाई किया था, अभी पोजीशन वेकेंट है, क्या आप फिर से अप्लाई करना चाहोगे, क्या आप इंटरव्यू के लिए आना चाहोगे। तो जाहिर सी बात है, ये मैं किसकी बात कर रही हूं, तो यस दिस इज कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, तो टेक्निकली दो एक्सटर्नल सोर्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं, पर यार क्वेश्चन को अंत तक कर ही लेते हैं, क्यों इतने ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पे रहना है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या कहता है, अ फ्रेंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अमेजिंग किड्स इज अ फैक्ट्री ओनर। अब उन्होंने प्रिंसिपल को बताया कि देख, मुझे जब वर्कर्स की जरूरत होती है तो जनरली मैं क्या करता हूं, अनस्किल्ड लेबर्स के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मेरे फैक्ट्री के बाहर डाल देता हूं कि बाबा मुझे वर्कर्स की जरूरत है। जो भी लोग उसको पढ़ते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं अप्लाई करते हैं और ऑन द स्पॉट में उनको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो बाहर नोटिफिकेशन लगाना, लोग डायरेक्टली आ जाएंगे, जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो भी इंटरव्यू पास करेंगे डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, यस दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही स्पेसिफिकली उन्होंने कहा हुआ है कि आप एनी टू, ठीक है, टू एक्सटर्नल सोर्सेस, एनी टू आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर आपने कैजुअल कॉलर्स को लिख दिया है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिख दिया है, डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन में लिखे कि सारे लिख दो। ठीक है, चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन ये लेंदी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम उसके ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट बाय प्रतीक बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। अब देखो भाई, वापस कोटिंग लाइंस वाला क्वेश्चन है तो तुक्का मारो, चलेगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन कहता है नेम द कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिटेल्स अबाउट द वैकेंसीज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। तो एक कंसेप्ट कौन सा है वो लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। कौन से स्टेप्स यहाँ पे प्रतीक ने परफॉर्म किए हैं वो बताना है एंड स्टेटमेंट के साथ। चलिए केस के ऊपर जाते हैं। केस कहता है कि प्रतीक हैज स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन गुड़गांव। वन ऑफ द पेज ऑन हिज कंपनीज वेबसाइट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वेलकम टू ऑल द विजिटर्स ऑफ दिस पेज who are looking for an opportunity to make a career in the field of advertising. The openings are available in the company at various levels, so don't miss the chance. This page includes a link to provide further details about the vacancies available in terms of desired qualification, experience, personality, characteristics, and so on. Through a continuous assessment of the number and types of human resources necessary for performance of various jobs and accomplishment of the organization objective, and in relation to the number and type available, he gets the information on this page updated. तो भाई सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्रतीक ये जो जॉब की अवेलेबिलिटी डालता ना कि ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है, ऐसे नहीं डालता। वो पहले देखता है कि भाई हमारे पास काम कितना है, हमारे पास लोग कितने हैं, कितने लोगों की जरूरत है, कौन से पोजीशन पे जरूरत है, ये कंटिन्यूसली चेक करके पेज को अपडेट करते रहता है। नई वैकेंसी खुली तो डालता है, वैकेंसी भर गई तो निकाल देता है, वापस खुली तो डालता है। तो ये जो कंटिन्यूस अपडेशन है जहां पे मैं चेक करती हूँ कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली मैं ये एडवर्टीजमेंट डालती हूँ, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है या कौन सा स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस यहाँ पे है। तो सबसे पहला स्टेप जो प्रतीक यहाँ पे निभाता है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो प्रतीक यहां पे निभाता है वो कौन सा है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और ये जो वेबसाइट पे ऐड डाली जाती है क्यों डाली जाती है, सो दैट लोग उसको देखें और उसके लिए अप्लाई करें। तो भाई ये लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आप आइए मेरे कंपनी में अप्लाई करिए, ये पोजीशन वेकेंट है, वो पोजीशन वेकेंट है। तो ये ऐड करके लोगों को अट्रैक्ट करना, ये कौन सा स्टेप है, तो यस दिस इज द स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स है जो प्रतीक ने यहाँ पे परफॉर्म करे हैं। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स में जो भी एप्लीकेशन आते हैं उसके बाद कैसे उनका सिलेक्शन होता है ये चीजें मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले जो दो स्टेप है दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड रिक्रूटमेंट, ये यहाँ पे प्रतीक ने परफॉर्म करे हैं। जब आप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट लिखते हो तो उसके तीनों सब पार्ट जो वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपेयरिंग बोर्ड, ये भी आपको लिखकर इन डिटेल इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जैसे आप स्टाफिंग प्रोसेस में करते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतीक जो यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मुझे किस तरीके के लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कैसा व्यक्ति है जो इस पोजीशन में फिट करता है। तो इसको हम कंसेप्चुअल टर्म्स में क्या कहते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन या तो एक तरीके से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जेडी कहते हो। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे एक व्यक्ति समझ सकता है इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के कि इस पोजीशन में काम करने वाले व्यक्ति के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, उनको क्या काम करना है, और देख सकता है कि क्या वो उनके रिक्वायर्ड स्किल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि चलो ये चीजें तो मुझे आती है, ये मैं कर सकता हूँ, ये चीजें मेरे पास है, तो आप उस जॉब के लिए ज्यादा फिट हो और आपके रिक्रूट होने के, सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। इसको भी आप 2 से 4 लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। स्टाफिंग की केस स्टडीज यहाँ पे मैं आपको करा चुकी हूँ, जाहिर सी बात है, और बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको हम आगे जरूर करेंगे। इसके ऊपर पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स हम जरूर करेंगे, बट केस स्टडीज को प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और एक क्वेश्चन, छोटा सा इजी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिएगा। दोबारा आगे के चैप्टर्स के साथ, उनकी केस स्टडीज के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।